आप सबका मेरे चैनल किरण एजुकेशन वाई का किरण में स्वागत है। आज मैं जीव जनन कैसे करते हैं के अंतर्गत अलैंगिक जनन और उसके प्रकार के बारे में बताने जा रही हूँ। हालांकि पिछले वीडियो में अलैंगिक जनन के बारे में थोड़ा बता चुकी हूँ, फिर भी रिवीजन के तौर पर हम चलते हैं कि अलैंगिक जनन क्या। तो देखते हैं अलैंगिक जनन क्या है। तो अलैंगिक जनन जनन की वह विधि है जिसमें बिना कोई सेक्स के ही जनन की क्रिया होती है और युग्मक के निर्माण के बिना सिर्फ एकल जीव के द्वारा ही जनन की क्रिया होती है, इसलिए इसे अलैंगिक जनन भी कहा जाता है। अब अलैंगिक जनन में सिर्फ एकल जीव भाग लेते हैं। तो अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं? अलैंगिक जनन निम्न 7 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विखंडन, नंबर 2 खंडन, नंबर 3 मुकुलन, नंबर 4 पुनर्जनन, नंबर 5 बीजाणु समासंगम या बीजाणु जनन, नंबर 6 कायिक प्रवर्धन, नंबर 7 उत्तक संवर्धन। सभी प्रकार के अलैंगिक जनन को एक टेबल के माध्यम से नोट कर दी हूँ ताकि समझना भी आसान और नोट्स बनाना भी आसान। अब हम एक एक करके सारे अलैंगिक जनन की विधियों को देखते हैं कि किस तरह से अलैंगिक जनन की क्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले विखंडन, पहला नंबर विखंडन। विखंडन वह क्रिया है या अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें एक जीव 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। अब विखंडन की क्रिया एक कोशिकीय जीवों में होता है और विखंडन चूँकि खंड खंड में टूटना है, इस आधार पर 2 या 2 से अधिक। तो विखंडन 2 प्रकार के होते हैं, एक द्विखंडन और एक बहुखंडन। तो हम पहले चलें द्विखंडन के बारे में। द्विखंडन क्या है? तो द्विखंडन वैसा विखंडन की क्रिया है जिसमें एक जीव 2 खंडों में बढ़ जाता है और प्रत्येक खंड वृद्धि करके नए जीव का निर्माण करता है। तो सबसे पहले द्विखंडन के बारे में जानें। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंतर्गत आएगा अमीबा, पैरामीशियम, यानी एक कोशिकीय जीवों में आसानी से द्विखंडन द्वारा ही अलैंगिक जनन की क्रिया होती है, यानी वो अपने जीवों की संख्या को द्विखंडन द्वारा बढ़ाते हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर द्विखंडन का उदाहरण के साथ, चित्र के साथ देखते हैं। ये अमीबा है। द्विखंडन का एग्जाम्पल तो बहुत हुआ, अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ सब है, लेकिन हम अमीबा में द्विखंडन की क्रिया चित्र के साथ देखते हैं। ये अमीबा का फिगर है। अमीबा का फिगर तो आप कैसे भी बना दीजिए, सही है। तो अमीबा सबसे पहले वृद्धि करके आकार में बढ़ता है, उसके बाद इसके केंद्रक लंबाई में बढ़ते हैं, यानी केंद्रक की लंबाई थोड़ा बढ़ जाती है और उसके बाद ये लंबाई इतनी बढ़ जाती है कि अमीबा का केंद्रक बीच से एकदम पतला सा हो जाता है और फिर बाद में टूट जाता है। इस तरह से अमीबा का केंद्रक लंबाई में बढ़ जाता है और डमरू के आकार का बन जाता है। उसके बाद ये बीच से टूट जाता है और एक मातृ अमीबा से 2 संतति अमीबा का निर्माण हो जाता है। एक अमीबा लेकर चले थे, विखंडन के द्वारा 2 अमीबा का निर्माण हो जाता है। तो पहले केंद्रक लंबा होकर 2 भागों में बढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे इसके कोशिका द्रव्य भी बढ़ जाते हैं और एक अमीबा 2 भाग में बढ़ जाता है। इस तरह से द्विखंडन की क्रिया अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होती है। अब हम देखें नंबर 2 बहुखंडन, इसमें क्या होती है?
बहुखंडन ये भी एक कोशिकीय जीवों में होने वाला घटना है। वैसा विखंडन की क्रिया जिसमें एक जीव खंडित होकर अनेक भागों में बढ़ जाता है तो उसे बहुखंडन कहा जाता है। बहु का मतलब ही है बहुत सारा, तो बहुखंडन में बहुत सारे खंडों में जीव बढ़ता है। कैसे? इसका एग्जाम्पल हम प्लाज्मोडियम या अमीबा मलेरिया परजीवी के उदाहरण के रूप में देखते हैं। अमीबा में भी इस तरह की क्रिया होती है, तो हम प्लाज्मोडियम में देखें। ये प्लाज्मोडियम का फिगर है और प्रतिकूल परिस्थिति में क्या होता है, प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया परजीवी। प्रतिकूल परिस्थिति में प्लाज्मोडियम के चारों ओर एक कड़ा आवरण का निर्माण हो जाता है जिसे पुटी या अंग्रेजी में सिस्ट कहा जाता है। अब ये पुटी या सिस्ट तो प्रतिकूल परिस्थिति में कड़े आवरण के रूप में रहते हैं और अंदर ही अंदर इसका केंद्रक विभाजित होते रहता है और ढेर सारे केंद्रक का निर्माण कर लेता है। उसके बाद इस केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव भी बन जाते हैं और प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव बन जाता है और इस तरह से एक केंद्रक से ढेर सारे केंद्रकों का निर्माण कोशिका द्रव के साथ हो जाता है और उनके साथ ढेर सारे अमीबा भी बन प्लाज्मोडियम का है। तो ये प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। जब इसके लिए अनुकूल परिस्थिति सबके यहाँ केंद्रक बिना कोशिका द्रव के है। अब इस सब में कोशिका द्रव बन जाता है। अनुकूल परिस्थिति आने पर इसकी कोशिका भित्ति यानी पुटी का दीवार फट जाता है और सारे जो छोटे छोटे अमीबुली हैं, छोटे छोटे इसके कोशिका द्रव युक्त केंद्रक के युक्त कोशिका द्रव वाले टुकड़े हैं, ये सब वृद्धि करके नए नए प्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं। ये सब ये फटने पर ढेर सारे इसके अंदर से निकल जाते हैं। इस तरह से एक प्लाज्मोडियम से प्रतिकूल परिस्थिति में पुटी या सिस्ट का निर्माण होता है और सिस्ट के फटने से अनुकूल परिस्थिति आने पर ढेर सारे प्लाज्मोडियम निकलते हैं और वृद्धि करके नए जीव का निर्माण करते हैं। अब हम देखें द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है। तो द्विखंडन में एक जीव बंटकर दो भाग में दो जीव बनाता है, लेकिन इसमें एक जीव अनेक जीव में बढ़ जाता है। और द्विखंडन की क्रिया अनुकूल परिस्थिति में होती है तो बहुखंडन की क्रिया प्रतिकूल परिस्थिति में होती है। वो इस तरह से द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर होता है। एक और अंतर है, द्विखंडन में मातृ अमीबा का शरीर बचा रहता है क्योंकि एक ही अमीबा बीच से दो भाग में बटा। मातृ शरीर रहता है, लेकिन बहुखंडन में मातृ शरीर का नामो निशान नहीं रहता है। नए जीव बनते हैं केंद्रक से वृद्धि करके, तो मातृ शरीर नहीं रहता है। मातृ शरीर नहीं रहता है। ये हुआ द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर। और द्विखंडन का उदाहरण भी देखें, बहुखंडन का भी उदाहरण भी देखें। एक अनुकूल परिस्थिति में होता है द्विखंडन, एक प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। एक के विखंडन में मातृ शरीर रहता है, दूसरे में मातृ शरीर का नामो निशान नहीं रहता है, नए जीव बन जाते हैं। इस तरह से विखंडन क्रिया द्वारा एक कोशीय जीवों में जनन की क्रिया होती है या लैंगिक जनन की क्रिया होती है। अब हम आए खंडन के लिए। खंडन में क्या होता है,
चलिए नंबर 2, खंडन या फ्रैगमेंटेशन। खंडन वह प्रक्रिया है जिसमें सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीव खंडित होकर कई टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। यानी खंडन जैसा नाम, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना। इसमें एक अंतर है, विखंडन और खंडन में क्या अंतर है? विखंडन की क्रिया सरल एक कोशिक जीव में होता है, एक कोशिकीय जीव में, लेकिन खंडन की क्रिया सरल बहुकोशिक जीव में होता है। बहुत जटिल बहुकोशिकीय जीव में एकदम सरल बहुकोशिकीय जीव, जिनका शरीर उत्तक संरचना तक, उत्तक कोशिकीय संरचना तक होते हैं, उत्तक संरचना तक नहीं। तो ये हैं बहुकोशिक, लेकिन ये सरल संरचना वाले होते हैं। तो जब इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। अब स्पायरोगायरा तालाब के पानी में पाया जाता है, तो इसका शरीर कुछ इस तरह से होता है। बहुत सारे खंड होते हैं और मान लीजिए कि इस खंड से इसको काट दिया जाए तो इस तरह से इनका शरीर 2 भागों में बंट जाता है। अब दोनों बटे हुए भाग वृद्धि करते हैं, यानी इनका इधर से भाग वृद्धि करके नया सा बना लेता है और भी खंड, तो वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। इस तरह से खंडन की क्रिया सरल बहुकोशिकीय जीवों में होती है और इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। अब हम आगे बढ़ते हैं मुकुलन। नंबर 3, मुकुलन। मुकुलन यानी बडिंग। जब अलैंगिक जनन की क्रिया मुकुल या बड के द्वारा होती है तो इसे मुकुलन कहा जाता है। अब सवाल है कि मुकुल या बड है क्या? मुकुलन यानी मुकुल द्वारा जनन की क्रिया। अब मुकुल क्या है? तो जीव शरीर के धरातल पर कुछ उभार निकलते हैं जिसे मुकुल कहा जाता है। सपोज कि ये हाइड्रा है, हाइड्रा में इस तरह से इसके टेंटिकल्स निकले होते हैं, ऊपर में इस तरह के हाइड्रा हैं। अब इसके धरातल से शुरू में छोटा सा कोई उभार निकलता है, इसी को कहते हैं बड या मुकुल। इसी का नाम है बड या मुकुल। तो जीव शरीर के धरातल से कोई कलिका निकलती है जो समय के साथ बढ़ते जाती है। अब ये छोटा सा बड ऐसे अपना रचना बना लेता है इस तरह से, और इसमें भी टेंटिकल्स निकल जाते हैं और समय के साथ ये जीव शरीर से अलग हो जाता है और वृद्धि तथा विकास करके, ये एग्जाम्पल है हाइड्रा का। इस तरह का मुकुलन की क्रिया, बहुकोशिकीय जीव है हाइड्रा का फिगर है। तो हाइड्रा में बड निकला, समय के साथ ये बड में या मुकुल में वृद्धि होती है और उसमें टेंटिकल्स भी निकल आते हैं। फिर ये मातृ कोशिका से, पेरेंट के शरीर से अलग हो जाता है और वृद्धि करके नए विकसित जीव में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हाइड्रा हुआ, इसका एग्जाम्पल हाइड्रा है। हाइड्रा बहुकोशिकीय जीव है, सरल बहुकोशिकीय जीव है, लेकिन मुकुलन की क्रिया एक कोशिकीय जीव ईस्ट में भी होती है। तो ईस्ट में भी मुकुलन होता है। ईस्ट में मुकुलन कैसे होता है, इसको इस तरह से समझिए। सपोज ये ईस्ट है, इसका केंद्र है कि इसमें भी छोटा सा ऐसे निकला, इसमें भी ऐसे निकला और समय के साथ ये अलग हो जाता है और वृद्धि करके नए ईस्ट का निर्माण कर लेता है। तो इस तरह से हाइड्रा में भी बहुत बोर्ड मॉडल देता है कि हाइड्रा किसमें, कौन सा बहुकोशिकीय जीव में मुकुलन की क्रिया होती है। तो हाइड्रा भी रहेगा, ईस्ट भी रहेगा। तो हाइड्रा बहुकोशिकीय है जबकि ईस्ट एक कोशिकीय जीव है, इसमें भी मुकुलन की क्रिया होती है। तो इस तरह से हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन के द्वारा जनन की क्रिया होती है। अब हम आए पुनर्जनन।
पुनर्जनन। नंबर 4, पुनर्जनन या रीजनरेशन। देखते हैं इसमें क्या होती है। तो सबसे पहले डिफिनीशन, पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में, जो जीव हैं बहुकोशिकीय हैं, विभेदित हैं, पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में उनके शरीर के किसी भाग से नए जीव बनाने की क्षमता होती है। इसी क्षमता को कहते हैं पुनर्जनन। अब जैसे कोशिकीय लेंगे तो उनका तो एक ही कोशिका का शरीर है, तो विभेदित बन गया नया जीव। लेकिन पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में, सरल बहुकोशिकीय जीवों में अपने शरीर के किसी भाग से पूर्ण विकसित जीव बनाने की क्षमता होती है, और इसे क्रिया को कहते हैं पुनर्जनन। तो हम देखते हैं पुनर्जनन के द्वारा कैसे जीवों में अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। तो इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा और प्लेनेरिया। हाइड्रा में तो हम एक चीज़ देख चुके, यानी एक जीव में बहुत सारी विधियों से विभिन्न स्थितियों में होती है जनन की क्रिया। हाइड्रा में यहाँ देखिए मुकुलन द्वारा भी होता है, हाइड्रा में पुनर्जनन के द्वारा भी होगा। तो फिलहाल हम प्लेनेरिया, जो मुक्त जीव है, किसी जीव शरीर के में नहीं रहता, इसमें पुनर्जनन की क्रिया को देखते हैं। तो हाइड्रा में पुनर्जनन की क्रिया के लिए, प्लेनेरिया में, एग्जाम्पल में हम प्लेनेरिया को लेते हैं। इसमें किस तरह से मुक्त जनन की क्रिया होती है। तो सबसे पहले हम एक प्लेनेरिया का फिगर बनाएं, जिसमें अल्प विकसित आँख होता है और उसका बॉडी शरीर होता है। अब इसका बॉडी हम अगर ऐसे काट दें, इसके 3 हिस्से हो गए, एक ऊपर वाला और एक बीच वाला और एक नीचे वाला। अब इस जीव में इतनी क्षमता है कि ये तीनों भाग 3 प्लेनेरिया का निर्माण करेगा। कैसे देखते हैं, तो सबसे ऊपर वाले भाग से, ऊपर बचा हुआ है केवल इसका शीर्ष, और विकास करके, वृद्धि करके इसमें बन जाएगा ऊपर वाला भाग और बीच वाला। यानी इसको मोटा कर रहे हैं, इसका ओरिजिनल भाग केवल शीर्ष बचा हुआ है, लेकिन समय के साथ इसमें इतनी क्षमता होती है केवल शीर्ष भाग ही विभाजित होकर इसके नीचे वाला भाग बना देता है। तो अब हम देखें कि इसके ऊपर वाले से तो बन गया, या नीचे वाले से, नीचे वाले का अलग फिगर बनाते हैं, केवल इसका नीचे वाला भाग, या यूँ कहिए पूँछ का भाग बचा हुआ है। अब देखें कैसे पूँछ का भाग भी वृद्धि करके नए प्लेनेरिया का निर्माण करता है। तो यहाँ भी इसका सिर बन गया, इसका बीच वाला था कितना, केवल नीचे का पोर्शन, केवल मोटा कर दे रहे हैं, केवल नीचे का पोर्शन इसका था, और ये समय के साथ वृद्धि करके नए विकसित जीव में परिवर्तित हो जाता। यानी ये हम लोग में नहीं कि मूड़ी काट दो तो भी जिंदा है, और जितना मूड़ी काटो, पैर काटो, हाथ काटो, उतना जीव, नो, यहाँ तो संभव ही नहीं है। लेकिन यहाँ है, यहाँ संभव है कि एक जीव के जितने टुकड़े कर दिए जाएं, उतने टुकड़े से नए जीव का निर्माण हो जाता। इसलिए नाम ही दिया गया पुनर्जनन। अब हम बीच वाले से देखते हैं, क्या इससे भी बन जाएगा, तो यस, इससे भी बन जाएगा। बीच वाला हिस्सा है वो नीचे लंबाई में वृद्धि करेगा, और ऊपर वाला भाग भी वृद्धि करके नए प्लेनेरिया का निर्माण कर देता है। इस तरह से प्लेनेरिया को हम जितने खंडों में बांट दें, जितने खंडों में काट दें, प्रत्येक टुकड़े, प्रत्येक खंडित भाग से नए प्लेनेरिया का निर्माण हो जाता है। तो ये हुआ रीजनरेशन या पुनर्जनन की क्रिया प्लेनेरिया में। तो ओके, इस वीडियो में इतना ही। हम छोटे छोटे खंडों में बांटकर, छोटे छोटे भागों में बांटकर वीडियो को बना रहे हैं, ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें और आगे समझने में भी आसान हो। इसलिए इसका शेष भाग बीजाणु जनन, कायिक प्रवर्धन और उत्तक संवर्धन के बारे में अगले वीडियो में। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। ओके।